रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो क्लास आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर या क्या होता है रेजोनेंस, तो चलिए समझते हैं। आप सिर्फ कार्बोनेट के आयन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए तो आप बोलोगे सर बड़ा आसान है। ये रहा सर, देखिए तैयार है लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन का। मैं कहूँ सारे जो बचे हुए लोन पेयर से उनका भी रिप्रेजेंटेशन आप कर डालिए तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर 3 और यहाँ भी 3 बट यहाँ पर ओनली 2। तो मैं कहूँगा क्या ये ज़रूरी है कि ये जो डबल बॉन्ड विद 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस ऑक्सीजन ये ऊपर ही रहे? ना, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है सर। आप इन्हें कहीं भी रख सकते हो। मैं ऐसी जगह ऐसे अगर ड्रा कर दिया होता तो क्योंकि हमें तो ऐसा कहा नहीं गया कि ऊपर ही रहेगा हमेशा। ये फिर दोनों निगेटिव हो जाते, यहाँ पर आ जाता 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या ज़रूरी है डबल बॉन्ड यहीं रहे? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है सर। ये तो यहाँ भी हो सकता था। तो आप ये बताइए क्या इस अकेले स्ट्रक्चर से इन तीनों स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिल जा रही है? मीन्स अकेले इससे इन दोनों के स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी मिल पा रही है। क्या डबल बॉन्ड यहीं रह सकता है, यहाँ नहीं रह सकता? क्या इस अकेले स्ट्रक्चर से यहाँ और यहाँ भी डबल बॉन्ड को दिखाया जा सकता है? नहीं दिखाया जा सकता। मीन्स जब किसी भी मॉलिक्यूल की या आयन की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर का एक अकेला स्ट्रक्चर कम पड़ जाए तब हमें उसके अलावा भी कुछ और इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है जो उनकी सारी जानकारियों को हमें बताता है। उन एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं, जो ये मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हुए हैं या फिर जो स्ट्रक्चर्स हमें मिल रहे हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड्स या फिर इस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स को जो इनके एक्सप्लेनेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ओके, क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो डेफिनेशन में आप क्या बताओगे यहाँ पर? सर व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल or ion cannot explained by a single levels figure. Okay, then we need more than वन फिगर। हमें एक से ज़्यादा फिगर की, ज़्यादा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। दीज एक्स्ट्रा contributing स्ट्रक्चर्स या फिर फिगर स्ट्रक्चर्स आर known as resonance hybrid and whole process of phenomena is known as resonance। क्लियर? तो क्या बताओगे सर? किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को या किसी मॉलिक्यूल के सिंगल स्ट्रक्चर से उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो हमें उसके अलावा कुछ और इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इन्हीं इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। और होल प्रोसेस ऑफ फेनोमेना को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। क्लियर? तो चलिए कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पे इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। हाँ, कि क्या यही बातें होती हैं कि कुछ और भी होता है? ओके, some facts about रेजोनेंस। तो चलिए समझते हैं रेजोनेंस के कुछ फैक्ट्स के बारे में। हाँ देखिए,
पहली बात तो ये कहता है कि ध्यान से देखिएगा, जो कंट्रीब्यूशन आपने लिया था यहाँ पे ना, और आपने इसी से रिलेटेड कई सारे फिगर आप बना डाले थे, ये वाला भी ना और ये वाला भी, ध्यान दीजिएगा। ये कहता है कि जो रेजोनेंस है, एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल है डबल हेडेड एरो, ये रहा डबल हेडेड एरो। रेजोनेंस को इस एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा, पहला फैक्ट है। दूसरा क्या कह रहा है कि जितने भी एटम हैं उनकी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होगी। मीन्स अगर ये पोजीशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो यही वाला ऑक्सीजन यहाँ रहेगा। तो सर यहाँ तो डबल बॉन्ड था, सिंगल कैसे हो गया? बस इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए थे? 2, अब यहाँ पर 1 हो जाएंगे, बस इतना ही अंतर रहेगा। मीन्स एटम की पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होगी। याद रखे रहिएगा ये बात को, हाँ, क्योंकि आपको रीजनिंग यहीं से पूछेगा। इसी फैक्ट को अगर हम लोग तैयार करके रखे रहेंगे तो रीजनिंग बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, या दिए हुए क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या बोलोगे यहाँ पे? द पोजीशन ऑफ एटम्स in all the contributing structure, all the contributing structures are same। मीन्स जो एटम है उनकी पोजीशन तो कभी नहीं चेंज होगी। ओके, तो आप क्या बताओगे? These differ only due to पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बता दो, या फिर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड क्या होगा फैक्ट इसका? तो आपको बताना है ऑल द contributing structures are इमेजिनरी। क्लास जितने भी यहाँ पर स्ट्रक्चर दिए गए हैं ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। ज़रूरी है कि अगर मैं इसे फर्स्ट मानूँ, इसे सेकंड और इसे थर्ड, तो थर्ड यहीं रहे, वो तो यहाँ भी हो सकता था ना। ओके, तो क्या बताओगे? ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी एंड जो मॉलिक्यूल है या फिर जो कोई आयन है, ओ आर आयंस एग्जिस्ट ओनली इन वन फॉर्म। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। वन फॉर्म का मतलब क्या हुआ? मतलब अगर इसका स्ट्रक्चर देखो ट्रायगोनल टाइप में है तो इसके जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेंगे सब इसी फॉर्म में रहेंगे, ट्रायगोनल फॉर्म में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने कहा था कि द पोजीशन ऑफ एटम इन ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज नेवर चेंज। इनका जो एटम का पोजीशन है वो तो कभी चेंज होना है नहीं, इसलिए जो इनके फॉर्म होंगे वो हमेशा एक ही फॉर्म के रहेंगे। वैसे भी जो इमेजिनरी होता है उसका तो कोई रियल एग्जिस्टेंस होता नहीं है ना, तो इसलिए क्या बताओगे? इसको क्या बोल रहे हो आप? कैनोनिकल फॉर्म ना, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैज नो रियल एग्जिस्टेंस। इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ओके सर, ये हो गए दो। तीसरी आप बता दीजिए। थर्ड होगा ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये तो समझाने वाली बात है नहीं। क्यों भैया? क्योंकि सर जब एटम की पोजीशन भी नहीं चेंज हो रही है, नया एटम इंट्रोड्यूस भी नहीं हो रहा है, तो जो रियल एग्जिस्टेंस शो करने वाले मॉलिक्यूल के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा अनपेयर फॉर्म में, वही सबके साथ में रहेगा। मीन्स उसे पेयरिंग नहीं करना है। ओके ओके, तो जो 3 फॉर्म्स थे हमारे पास कार्बोनेट के फॉर्म में केस में, क्या उन सब के अलग अलग एनर्जी होगी? तब बोलोगे नहीं, उन सब की एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सेम एनर्जी। इन सब की एनर्जी भी क्या होनी चाहिए क्लास? सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट टाइम आपने अरेंज किया उसकी एनर्जी ज़्यादा हो और जो इमेजिनरी वाली है उसकी कम हो, या फिर इसकी कम हो और उसकी ज़्यादा हो। बिल्कुल नहीं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हम लोग ले रहे हैं रेजोनेंस के फॉर्म में उन सबकी एनर्जी भी क्या होनी चाहिए?
सेम होनी चाहिए या फिर होती ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट, रेजोनेंस अकर्स अमॉन्ग प्लेनर स्ट्रक्चर ओनली। मतलब क्या है इसका? एक्चुअली क्लास ये हम लोग प्लेनर स्ट्रक्चर क्या होते हैं ये सब हम लोग वेस्पर थ्योरी में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि बहुत सारे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। किसी का प्लेनर होगा, किसी का ट्राइगोनल बाई प्लेनर होगा, किसी का टेट्राहेड्रल होता है, किसी का पेंटागोनल होता है ना, और किसी का ऑक्टाहेड्रल होता है। तो उन सब में से किसको शो करेगा? सिर्फ और सिर्फ जो प्लेनर स्ट्रक्चर दे रहे हैं उन्हीं का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा किया जा सकता है। और वैसे भी याद रखिएगा, इनके जितने भी कैनोनिकल फॉर्म हैं उनको पेपर पे नहीं ड्रा किया जा सकता। क्लियर? पेपर में आसानी से ड्रा नहीं किया जा सकता। ठीक, तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा? रेजोनेंस हाइब्रिड हैज डेफिनिट स्ट्रक्चर एंड डेफिनिट फॉर्म। चाहे जितने भी मॉलिक्यूल हो, मीन्स किसी एक मॉलिक्यूल के चाहे जितने रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो, उन सब का फॉर्म क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, एक ही जैसा होगा, अलग नहीं होगा। क्लियर? और ध्यान से देखिएगा, लास्ट में लिख रहा हूं कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। मीन्स ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी, greater is the stability of रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड रहेंगे उनकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। तब एक टास्क यहाँ पर ये क्लास मिल गया कि हमें रेजोनेंस एनर्जी को कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। बिना इसके हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज़्यादा स्टेबल है ना। तो चलिए छोटा सा बात है, इसको भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग रेजोनेंस की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। देखो भाई, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर फॉर्मेशन होता है, कोई भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो, H2O का हो रहा है या फिर अभी मैंने जिसको लिया CO3-2 का हो रहा है, तो जो इसके बिटवीन बॉन्ड बना हुआ है क्लास, इस बॉन्ड की एनर्जी को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है ना। हम लोग कर नहीं सकते, एक्सपेरिमेंटली होता है फिलहाल। क्लियर? लेकिन जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना हुआ है, ओके, जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आप बता रहे हो, इसके जो बॉन्ड की एंथैल्पी है उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? थ्योरेटिकली। कैसे? थ्योरेटिकली ही कैलकुलेट किया जा सकता है। थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो रेजोनेंस एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? रेजोनेंस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो आप बताओगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड जो एक्सपेरिमेंटली मिला हुआ है माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड जो थ्योरेटिकली मिला हुआ है। ओके, इन्हीं दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस एनर्जी, और जिसके रेजोनेंस का एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा वही रेजोनेंस स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? और जो जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा उतना ज़्यादा रहेगा। चलिए बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के आपको। अब देखिए, ओजोन मॉलिक्यूल आपने सुना है ना। लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन क्या होगा? सर ये रहा। क्या हम लोग इसे ऐसे नहीं ड्रा कर सकते? सिंगल इधर कर दें, डबल इधर कर दें? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। तो क्या बताएंगे इस जगह? अगर ध्यान से देखा जाए, ओजोन, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन क्या होगा? सर ये रहा। क्या जरूरी है क्लास कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर ही रहे? नहीं सर, वो इधर भी हो सकता है और डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो होगा 128 पिकोमीटर, और जो सिग्मा बॉन्ड इनके सब पाई बॉन्ड जो यहाँ मौजूद है उसके साथ में जो मौजूद है उसके साथ कितना होगा? 121 पिकोमीटर। वैसे ये भी 121 पिकोमीटर
और ये 128 पिकोमीटर। लेकिन ध्यान दीजिए सारा स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, तो बॉन्ड लेंथ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब कुछ सेम होता है। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग बनाएंगे वो क्या होगा? देखो, क्या हम लोग इसे ऐसे नहीं बना सकते ना? ये शो कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ये भी शो कर रहा है क्या? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। और इन दोनों की बॉन्ड लेंथ की साइज क्या है? 121 पिकोमीटर। इट मीन्स यही सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि यही सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। कैसे फॉलो कर रहा है? नंबर ऑफ हाइब्रिड एटम सेम है, पोजीशन ऑफ एटम सेम है, बॉन्ड लेंथ सबकी सेम है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, कोई भी एग्जांपल आप रख लो। चलो सर ये बताइए, क्या बेंजीन को जरूरी है ऐसे ही राइट किया जाए? हाँ, ऐसे ही राइट किया जाए? बिल्कुल नहीं। बेंजीन को तो हम लोग जरूरी है ये डबल बॉन्ड यहीं मौजूद हो, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन, जो डबल बॉन्ड है वो 1 और 6 कार्बन के बिटवीन हो। जरूरी है? बिल्कुल नहीं जरूरी है। 1 और 2 के बिटवीन भी हो सकता है, 3 और 4 में भी हो सकता है, 5 और 6 में भी हो सकता है। या फिर इसी को समझने के लिए हम लोग क्या काम कर देते हैं? एक सर्कुलर पार्ट ड्रा कर देते हैं। लो, ये साइक्लिक फॉर्म में है, ये दोनों फॉर्म क्या कहलाएंगे? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे, ओके, और देखते हैं कि क्या बात आपको समझ में आई है। अगर आप उसे सॉल्व कर ले रहे हैं इसका मतलब बात आपको समझ में आई है। देखते हैं। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर आपको थोड़ा सा भी तैयार होगा तो आप इसका आंसर बड़ी आसानी से दे दोगे। आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है ये, H3PO3। समझिएगा, H3PO3 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, P हो जाएगा सेंट्रल एटम, ओके, और ये 3 ऑक्सीजन और ये हो जाएगा हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन समझिएगा, ये एक हाइड्रोजन का इधर, एक ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन अपने इधर दे देगा, बाकी के 4 अपने पास रखेगा। ये इधर इधर दे देगा, बाकी के अपने पास रखेगा। ये भी 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, बाकी के एक इधर कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। चलिए फास्फोरस की बात करते हैं। इसे कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे? समझो, इसको कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे? आप बोलोगे सर एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, बाकी के बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा। आप बताओ, अगर इसी का स्ट्रक्चर ऐसे ना ड्रा करके हम अगर ऐसे ड्रा कर दें तो हाइड्रोजन ऊपर रख दें, ये हो जाएगा इनके इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए। फिर इसको इधर से 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, बाकी इसका ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, 2 इसको, एक इसको, एक इसको। तो क्या ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? तब बोलोगे सर नहीं है। क्यों नहीं है? सर देखिए ना, यहाँ एटम की पोजीशन चेंज हो गई है, ये रहा। और आपने कहा था कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हमारी बात हुई थी कि पोजीशन ऑफ एटम नेवर बी चेंज, ओनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी चेंज और मे बी चेंज। इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है मगर पोजीशन कभी नहीं चेंज हो सकती है, इसीलिए ये क्या है? इसका रेजोनेंस नहीं है। क्लियर? तो ऐसे भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपको तैयार करने हैं, कोशिश करिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो तो ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।